हाय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पंचायत पदाधिकारी। जनपद पंचायत की है ना, जनपद पंचायत के पदाधिकारी किस तरीके से चुने जाते हैं, या जनपद पंचायत के सदस्य और पद अधिकारी। पिछली क्लास में मैंने इसकी संरचना आप लोग को बताया था, तो पिछला वीडियो जो है वो संरचना से रिलेटेड है। किस तरीके से जनपद पंचायत को बनाया जाता है, क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे बनता है, कितने वार्ड हो सकते हैं, वो सारा डिटेल पिछले वीडियो में है। तो जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार पिछला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम सदस्य की बात करते हैं कि जैसे हमारा ये जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत में सदस्य कैसे बनना है, तो सदस्य के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि एक सदस्य होता है जो निर्वाचित होता है, एक सदस्य होता है जो सरपंच, जो उस गांव से संबंधित सरपंच है उनको लॉट प्रक्रिया से निकाल दिया जाता है, एक होता है जो विधानसभा सदस्य है वो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा, निर्वाचित सदस्य की बात, क्योंकि जो प्रारंभिक अधिकार है वो निर्वाचित सदस्यों का ही अधिकार है। जो मत देने का अधिकार है, जो अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार है, वो निर्वाचित सदस्यों का ही है। तो जो प्रतिनिधि सीधा सीधा जनता के द्वारा चुन के आए होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि वो किस तरीके से चुन के आएंगे और उनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचन में मतदाता कौन होगा। तो मतदाता उस जनपद पंचायत के अंदर आने वाले वो सभी व्यक्ति होंगे जो 18 वर्ष की आयु पार कर चुके होंगे, जिनकी मतदाता सूची में नाम होगा उस ग्राम पंचायत के अंदर में, क्योंकि जनपद पंचायत जो बनेगा वो ग्राम पंचायत के समूहों से मिलकर बनेगा। तो उस ग्राम पंचायत के अंदर में जितने व्यक्ति हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो या जो भी बालक बालिका जो भी हो, 18 वर्ष की कंडीशन है, ठीक है। तो मतदान देने लायक की उनकी कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी चीज, पहली कंडीशन 18 वर्ष, दूसरी कंडीशन ये है कि उस ग्राम क्षेत्र में सदस्य हो, ग्राम क्षेत्र के सदस्य हो। यदि वो उस ग्राम क्षेत्र के सदस्य नहीं है तो उनको वहां पर मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो उनका जो मत होगा, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस ग्राम क्षेत्र का सदस्य नहीं है और वो जाके जबरदस्ती मत देता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उसका मत अवैध होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। अब निर्वाचन की प्रक्रिया, तो निर्वाचन के लिए सबसे पहला होता है अर्हता, या जिसको हम लोग बोलते हैं योग्यता, की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे आपको जनपद पंचायत का सदस्य बनना है ना, सिर्फ सदस्य की बात हो रही है, अध्यक्ष की बात हम थोड़ा बाद में करते हैं। पहले जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता था उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता था, लेकिन अभी इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होने लगा है। तो इसके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है अध्यक्ष के लिए। पहले होता था, अध्यक्ष के लिए अलग से निर्वाचन की भूमिका होती थी, अलग से निर्वाचन किया जाता था। पर अभी ये जो चीज है, ये जो सदस्य चुन के आएंगे उन्हीं सदस्यों में से ही सदस्यों को बहुमत से बनाया जाता है। तो पहला कि उस पंचायत क्षेत्र का सदस्य हो, जिस जगह का जनपद पंचायत हो उस जगह के ग्राम पंचायत क्षेत्र का सदस्य होना चाहिए। जैसे एक जनपद पंचायत 10 ग्राम पंचायतों के समूह से मिलकर बनता है, तो उस 10 में से किसी एक ग्राम पंचायत का भी वो सदस्य है, तो फिर एक मतदाता सूची में यदि उसका नाम है तो फिर उसकी कंडीशन आ जाती है कि वो सदस्य के लिए निर्वाचित हो सकता है। दूसरी कंडीशन कि उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। देखो 18 वर्ष जो है वो चुनाव में मतदान के लिए है, ठीक है, चुनाव में मतदान देने के लिए, लेकिन इस 21 वर्ष की जो आयु है वो होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए। यदि 21 वर्ष नहीं है तो फिर वो सदस्य नहीं बन सकता। तीसरी चीज, पागल दिवालिया ना हो, ये तो कंडीशन है सभी जगह के लिए। पागल ना हो, दिवालिया ना हो, विक्षिप्त ना हो। जब कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है तो दिवालिया घोषित होने पे लगभग सारे कागजात से उसके नाम को वहां से हटा दिया जाता है। तो व्यक्ति दिवालिया घोषित ना हो। तो दिवालिया घोषित कैसे होता है व्यक्ति, जैसे मान लो व्यक्ति करप्ट है ना, या बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेने के बाद में वो बैंक का लोन नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। या तो ये हो सकता है कि उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, वो दिवालिया घोषित हो जाएगा, और
उस जगह के जितने भी निर्वाचन अधिकार हैं उसको उससे छीन लिया जाता है यदि व्यक्ति दिवालिया है तो, मतलब वहां के लिए वो सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है। चौथा चीज, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो इस तरीके से ये अर्हता है निर्वाचन होने के। निर्वाचन कैसे होता है ये तो आप लोग को सब पता है। चुनाव आयोग के द्वारा एक तिथि घोषित कर दी जाती है और उस तिथि में निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो लाई जाती है। अब जब निर्वाचन की प्रक्रिया हो जाता है तो निर्वाचन की प्रक्रिया होने पे सदस्य बनते हैं। सदस्य बनने के बाद में वो सदस्य बहुमत के द्वारा अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब अध्यक्ष भी बन गए, सदस्य भी बन गए, अध्यक्ष भी बन गए। अब उनकी पद मुक्ति किस तरीके से की जाती है? पद मुक्ति की, उनकी जो पद मुक्ति होगी वो किस तरीके से उनकी पद मुक्ति होगी? तो ये जो पद मुक्ति है ये प्रक्रिया ठीक वैसा ही है जैसी प्रक्रिया मैंने ग्राम पंचायत में बताया था। ठीक है। सबसे पहला पद मुक्ति होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव है धारा 28, याद रखेंगे इस धारा को। ग्राम पंचायतों के लिए है अविश्वास प्रस्ताव धारा 21, जनपद पंचायतों के लिए है अविश्वास प्रस्ताव धारा 28 और जिला पंचायतों के लिए है अविश्वास प्रस्ताव धारा 35। तो जिला पंचायत जब हम देखेंगे तो जिला पंचायत की बात करेंगे, अभी जनपद पंचायत तो धारा 28। अब ये अविश्वास प्रस्ताव लाया किनके द्वारा जाएगा? तो लाया जाएगा जो निर्वाचित सदस्य है, ठीक है, निर्वाचित सदस्य हैं, ये निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। किनके लिए लाया जाएगा? तो किनके लिए लाया जाएगा? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये दोनों के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष पद के लिए। कंडीशन क्या होती है कि 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। संकल्प पारित होने की कंडीशन है 2/3 बहुमत होना चाहिए और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की कंडीशन है 3/4 मतदान होना चाहिए जो 2/3 से ज्यादा हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। पहली कंडीशन देखो, याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए संकल्प लाएंगे, जो अन्य सदस्य हैं वो नहीं लाएंगे। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए लाया जाएगा। लाने के लिए जो कंडीशन है वो 2/3 बहुमत जो होना चाहिए। जैसे अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मान लो सिग्नेचर करना है या संकल्प पे अध्यक्षता करनी है या संकल्प पे बात करना है तो उसके लिए 2/3 बहुमत आवश्यक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सारे के सारे सदस्य जो हैं वो सदस्य वहाँ पे उपस्थित ना हो, है ना, तो वो सदस्य वहाँ पे उपस्थित नहीं होंगे तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? तो वैसी कंडीशन पे जो जितने सदस्य हैं उतने सदस्यों का 3/4 मतदान होगा और ये जो 3/4 मतदान होगा ये 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। याद रखेंगे, मान लो हमारे पास 15 सदस्य हैं, ठीक, 15 सदस्यों का 2/3 मतलब 2/3 15, तो कम से कम 10 सदस्य संकल्प के लिए आने चाहिए। 10 सदस्य जो है संकल्प में 10 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए। 10 से कम में नहीं चलेगा, 9 है तो नहीं चलेगा, 10 होने चाहिए। अब मान लो जब चुनाव होता है तो चुनाव होने पे 12 सदस्य आ जाए तो 12 सदस्यों का 3/4, 12 सदस्यों का 3/4 कितना हो गया? 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब ये सिर्फ 9 सदस्य हो रहे हैं लेकिन 2/3 कितने होने चाहिए? 10 सदस्य होने चाहिए। तो यहाँ पे फिर अविश्वास प्रस्ताव काम नहीं करेगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम ये जो हमारा 3/4 है ये 10 से ज्यादा होने चाहिए। तो अब 12 की जगह 15 की जगह कम से कम में कितने होने चाहिए? मान लो 14 सदस्य हो गए, तो 14 सदस्य मान लो तो 2 सत्ते 21/2, तो लगभग 10 आ गए ना। तो इस तरीके से इतने सदस्यों का बैठना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि 15 सदस्य है तो 5 लोग घूमने चले गए हैं, बाकी 10 सदस्य है तो 10 सदस्य के 3/4 से करेंगे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। खासतौर पे जब अविश्वास प्रस्ताव आता है, किसी भी जगह पे जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ये कोशिश किया जाता है, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो जिला पंचायत में हो, जनपद पंचायत में हो, तो कोशिश ये किया जाता है कि सारे सदस्यों की उपस्थिति हो, ये कोशिश की जाती है। ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव के समय अध्यक्षता, अब ये जिनके लिए
लाया गया है ये वहाँ पे अध्यक्षता नहीं करेंगे। जिनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो व्यक्ति वहाँ अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करेगा विहित अधिकारी, जिसको कलेक्टर ने आदेश दे के रखा है कि आपको इस जनपद पंचायत के लिए जब अविश्वास प्रस्ताव हो रहा है तो उस कंडीशन पे अध्यक्षता करनी है। तो वहाँ पे जो विहित प्राधिकारी होगा, या तो कलेक्टर स्वयं जाके उसकी अध्यक्षता कर ले, या कलेक्टर अपने समकक्ष किसी अधिकारी को या अपने नीचे के किसी अधिकारी को बोले कि आपको वहाँ जाके करना है। लेकिन वो जो अधिकारी होगा वो अधिकारी कलेक्टर के आसपास के रैंक का ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे तहसीलदार नहीं कर सकता, तहसीलदार को वो अधिकार नहीं होगा। ठीक, दूसरा होता है हमारा रिकॉल। ये तो हो गया पहला स्थिति। दूसरा होता है हमारा रिकॉल। रिकॉल मतलब वापस बुलाने की जो प्रक्रिया है, राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया। तो राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया जो होती है, इसमें जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उसको वापस बुला लिया जाता है। लेकिन कंडीशन है कि अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए। जैसे सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष जनता ने जब वोट दिया है तो जनता का अधिकार है कि वो उसको वापस बुला ले। लेकिन जब अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है तो उस स्थिति में जनता उसको वापस नहीं बुला सकती, तो वहाँ पे रिकॉल की प्रक्रिया खत्म हो जाती, मतलब वहाँ पे रिकॉल नहीं हो सकता है। तो जब जब उपाध्यक्ष या अध्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पे चुने जाएंगे तो उस स्थिति में रिकॉल होगा, और यदि नहीं चुने जाएंगे तो उस स्थिति में रिकॉल की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, अगला है हमारा त्याग पत्र, कि ये जो अध्यक्ष है या ये जो उपाध्यक्ष है ये अपना त्याग पत्र किस तरीके से देंगे और किसको देंगे। तो अध्यक्ष जो होगा ये अपना त्याग पत्र जो होगा ये कलेक्टर को देगा या अतिरिक्त कलेक्टर को देगा। पदमुक्ति में जब त्याग पत्र देना होता है, त्याग पत्र किसी भी स्थिति में दिया जा सकता है। जो कंडीशन सरपंच के लिए है ठीक वही कंडीशन यहाँ पे जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है उसके लिए है। तो जब इनको त्याग पत्र देना होता है, तो जब इनको त्याग पत्र देना होगा तो ये जाके किसको त्याग पत्र देंगे? सीधा कलेक्टर को त्याग पत्र देंगे, या फिर कलेक्टर के समकक्ष जो हैं अपर कलेक्टर जो है उस अपर कलेक्टर को त्याग पत्र दिया जाएगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव में जो अपील होती है, अपील, त्याग पत्र में अपील नहीं होगी, बस बाकी सब चीजों में अपील किया जा सकता है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव में अपील हो सकता है, राइट टू रिकॉल है, रिकॉल की प्रक्रिया में भी आप अपील कर सकते हो। आपके पास निलंबन की प्रक्रिया है तो निलंबन की प्रक्रिया में भी आप अपील कर सकते हो, है ना। जनरली राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया में वैसे अपील होता नहीं है, क्योंकि रिकॉल की प्रक्रिया है तो सीधा सीधा जिन्होंने मतदान दिया है वो सीधा सीधा वापस बुलाते हैं। ठीक है, बाकी के 3 प्रक्रिया है उसमें आपको अपील का अधिकार रहेगा। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया है उसमें अपील का अधिकार रहेगा। ठीक, दूसरी प्रक्रिया होती है हमारी त्याग पत्र की प्रक्रिया है, उसमें अपील, निलंबन की जो प्रक्रिया है निलंबन की प्रक्रिया में होगा। तो अपील किसको किया जाएगा? तो ये जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है ये अपील करेगा कलेक्टर को। ठीक है, कलेक्टर को, सॉरी, संचालक पंचायत को, इनका जो अपील होगा ये अपील होगा संचालक पंचायत को, याद रखेंगे थोड़े से अपने से ऊपर। ठीक, जैसे कलेक्टर, कलेक्टर से ऊपर संचालक पंचायत का, और संचालक पंचायत के ऊपर में जो राज्य सरकार आता है। तो जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर कर सकता है वहां पे अपील कलेक्टर को नहीं किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे और रहता ही है, तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए याद रखेंगे। जैसे ग्राम पंचायत है, ठीक है, तो ग्राम पंचायत में जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो अविश्वास प्रस्ताव की जो अध्यक्षता होगी वो कोई सरकारी अधिकारी जब करता है, मान लो सरकारी अधिकारी जो है वो हमारा एसडीएम रैंक का अधिकारी है, तो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, ग्राम पंचायत का जो सरपंच होगा वो एसडीएम को अपील नहीं करेगा। जो उस पंचायत में बैठ सकता है उसको अपील नहीं की रहेगा, उससे ऊपर के आदमी को अपील करेगा। जैसे ये ऐसा है कि मान लो एक सेनापति ने सजा सुनाया, किसी व्यक्ति को एक सेनापति ने सजा सुनाया, तो सेनापति को अपील नहीं किया जा सकता, अपील किसको करेंगे? राजा, उससे ऊपर का जो है। तो इस तरीके से तो
अविश्वास प्रस्ताव की अपील है या निलंबन का जो अपील है वो संचालक पंचायत को किया जाएगा। संचालक पंचायत को 10 दिन के भीतर किया जाएगा और संचालक पंचायत 30 दिन के भीतर में अपना रिजल्ट देगा। तो 10 दिन और 30 दिन की कंडीशन भी आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अगला है निलंबन। राइट टू रिकॉल के बाद में अगली जो प्रक्रिया आती है वो आती है निलंबन की प्रक्रिया। तो निलंबन की प्रक्रिया, निलंबित किया जा सकता है तो किस किस स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। जैसे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया किसी का, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया तो फिर या किसी को सजा हो गया या कोई ऐसा काम करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उस केस में उसको क्या किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, तो निलंबन कौन करेगा भाई, तो निलंबन करेगा कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, उसके समकक्ष। निलंबित करने का अधिकार किसको है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष या जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार कलेक्टर को है। और यदि वो निलंबित हो गया तो निलंबित होने के बाद फिर वो अपील किसको करेगा, किसको अपील करेगा, ये अपील करेगा संचालक पंचायत। कितने दिन के भीतर करेगा, 10 दिन के भीतर करेगा। और इनको कितने दिन में वो रिकॉर्ड देना पड़ेगा, 30 दिन। तो सरपंच के लिए और जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए 2-2 दिन, दोनों के लिए लगभग कंडीशन जो है वो ऐसा है। ठीक है, सरपंच के लिए होता है ये 7 दिन, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, सरपंच के लिए होगा ये 7 दिन, जनपद पंचायत के लिए होगा ये 10 दिन और जिला पंचायत के लिए ये होता है 15 दिन। ठीक, अगला होता है हमारा निलंबन के बाद में पद से हटाना। निलंबन के बाद जो अगली प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है पद से उसको कैसे हटाया जा सकता है, पद से हटाना। धारा 40 है ना, किसी व्यक्ति को निलंबित करना मतलब कुछ समय के लिए, जैसे सस्पेंड करना होता है ना, कुछ समय के लिए जब उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है तब तक के लिए उसको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन पद से हटाना, तो पद से हटाने में उनके खिलाफ कोई ऐसी शिकायत आई है जो मतलब कोई जघन्य अपराध की स्थिति आ जाए या भारत की एकता या अखंडता पे कोई बात आ जाए या जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने कोई ऐसा काम कर दिया हो जो वास्तविक तौर पे उनको नहीं करना है और वो उनकी शक्ति से बाहर है। और खास तौर पे शक्ति से बाहर, देखो अब उसमें सस्पेंड कब किया जाएगा और पद से निलंबित कब किया जाएगा। तो जैसे यदि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो कोई केस चल रहा है तो उनको निलंबित किया जाएगा। लेकिन यदि उनको सजा हो गई तो फिर उनको सजा होने पे पद से हटा दिया जाएगा। और पद से हटाने का काम किसका होगा, कलेक्टर का या अतिरिक्त कलेक्टर का। ठीक है, और अपील की प्रक्रिया तो वही है। अपील की प्रक्रिया तो मैंने आप लोग को बता दिया कि अपील की प्रक्रिया जो होगी वो किस तरीके से होगी, जो संचालक पंचायत है उन्हीं को अपील किया जा सकता है। ठीक, तो आज की क्लास में मैंने आप लोग को ये बताया कि जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है कैसे निर्वाचित होंगे और किस तरीके से उनकी पद मुक्ति होगी और कैसा ये जो पूरा सिस्टम है ये लगभग वैसे ही काम करता है जैसे आपका ग्राम पंचायत काम करता है। जब हम लोग जिला पंचायत पढ़ेंगे तो वो भी, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपका जो ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर है, यदि आपने ग्राम पंचायत के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ा तो आपको जनपद पंचायत और जिला पंचायत का स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम करता है। और यदि ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर बाकी कॉन्सेप्ट भी आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो तो ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से पढ़ो, चारों ऑप्शन को बहुत गंभीरता से देखो। कहीं ना कहीं किसी वाक्य में फेर हो जाता है, उसको ध्यान से पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव को अच्छे से लगाना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है, आराम से बन जाएगा, इसका मतलब है कि क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार पढ़ने की ज़रूरत है, ऑप्शन को 2 से 3 बार पढ़ने की ज़रूरत है। याद रखिए, ये क्वेश्चन घूमता है, जो सिंपल टाइप का क्वेश्चन लगता है उसी में ही वो घुमाता है। तो जब आप पेपर देने बैठो तो सवाल को 2 से 3 बार पढ़ो, बहुत गंभीरता से पढ़ो, एकदम सिंसियरली पढ़ोगे तो ही पेपर निकलता है।
यदि आप ये सोचोगे कि नहीं हमने इतना पढ़ा है और इसमें से पेपर निकल जाएगा, तो आप प्रतियोगी परीक्षा में हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, तो वैसी कंडीशन नहीं है कि पेपर तुरंत निकलता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव लगाना। ठीक, अगली क्लास में देखेंगे हम लोग इसकी समितियाँ क्या क्या होती हैं और कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।